भी किराए के तौर पर उस लॉकर के लिए मांगी जाती है जिसे हम लोग लॉकर रेंट कहते हैं। ये भी संस्था के लिए रेगुलर इनकम है। सेल्स ऑफ स्क्रैप, संस्था बहुत सारी ऐसी सामग्री हो जाती है साल के अंत में जो स्क्रैप के रूप में या कबाड़ के रूप में होती है, तो संस्था उसे साल के अंत में बेच देती है, तो उससे भी उसको इनकम हो सकते हैं। ये भी उसका रेवेन्यू रिसीट है। ग्रांट इन फ्रॉम गवर्नमेंट, बोलता है गवर्नमेंट के तरफ से अगर कोई राशि उसे ग्रांट हुई है तो जो हर साल प्राप्त होती है, गवर्नमेंट ग्रांट जिसको कहते हैं, तो निश्चित तौर पे उसे आएगी ही आएगी, तो उसे भी हम रेवेन्यू रिसीट कहते हैं। मिसलेनियस रिसीट का मतलब कहीं से भी पैसे आ सकते हैं, जिसका दोस्तों नमस्कार और गुड मॉर्निंग सभी को। आज का जो सेशन है उसमें हम लोग एक टॉपिक है जिसमें रिसीट एंड पेमेंट यानी कि प्राप्ति भुगतान खाता क्या है उसके बारे में पूर्ण जानकारी हासिल करेंगे, और उसके प्राप्ति भुगतान खाते बनाते समय जो उसके प्रारूप हैं, जो उसका फॉर्मेट है, उसके बारे में भी आज बातें होंगी। तो दोस्तों सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करेंगे, और सबसे पहले जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब चैनल नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, ताकि मैं लगातार जो वीडियो बना रहा हूं आपको बैक टू बैक वो मिलता रहे। तो दोस्तों रिसीट एंड पेमेंट यानी प्राप्ति भुगतान खाता क्या है, तो सबसे पहले आप ये जाने कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी अलाभकारी संस्था फाइनल अकाउंट के रूप में 3 खाते बनाती है। ये पिछले भी वीडियो में मैंने आपको बताया है, तो जल्दी से सुन लीजिए कि अलाभकारी संस्था 3 खाते बनाती है, रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। तो सबसे पहला रिसीट एंड पेमेंट सबसे पहले बनता है, तो उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। रिसीट एंड पेमेंट प्राप्ति भुगतान खाता, नाम से ही स्पष्ट है कि वैसी खाता, 2 प्रकार के कॉलम होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। एक में प्राप्ति यानी कि संस्था को जो फंड जैसे जैसे पैसे प्राप्त होते हैं उसे हम लोग प्राप्ति यानी कि रिसीट साइड को लिखते हैं, और जो भुगतान होता है संस्था में जो भी एक्सपेंसेस हैं उसे हम भुगतान साइड लिखते हैं। तो दूसरी बात ये कि ये जो खाते हैं ये बनाए किससे जाते हैं, तो याद रखिएगा पूरे साल भर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाती है, तो कैश बुक बनाती है, और पर डे यानी डे बाय डे वो कैश का रिकॉर्ड कहां करती है, तो कैश बुक में करती है, चाहे वो कैश ट्रांजेक्शन हो चाहे वो बैंक ट्रांजेक्शन हो। और साल के अंत में इसी कैश बुक को देखकर और इसी कैश बुक से वो क्या करती है, फाइनल अकाउंट में सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट बनाती है, और कैश बुक के सभी प्राप्तियां जो उसे पूरे साल भर पैसे सब्सक्रिप्शन के द्वारा, डोनेशन के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, वसीयतनामा, चंदे की पिछली राशि, चंदे की राशि, चंदे की अग्रिम राशि, जो भी राशियां प्राप्त हुई हैं, चाहे वो इस साल यानी चालू वर्ष से संबंधित है या पिछले साल से संबंधित है या आने वाले साल से संबंधित है, सभी राशियां प्राप्ति भुगतान खाते में लिखी जाती हैं। याद रखिएगा जितनी भी प्रकार की प्राप्तियां हैं वो प्राप्ति में, और जितने भी प्रकार के भुगतान हैं वो भुगतान खाते में लिखे जाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्राप्ति भुगतान खाता है वो किसकी सहायता से बनाया जाता है, तो याद रखिएगा कैश बुक की सहायता से बनाया जाता है। पीछे स्क्रीन पे आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, मैंने लिखा है कि प्राप्ति भुगतान खाता, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्राप्ति भुगतान खाता नकद तथा बैंक लेन देन के विभिन्न शीर्षकों का सारांश है। कभी कभी एमसीक्यू में भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्राप्ति भुगतान खाता किसका सारांश है, तो याद रखिएगा ये कैश बुक का ये सारांश है, यानी कि नगद लेन देन या बैंक बैलेंस का यानी कि रोकड़ बही का सारांश है। याद रखिएगा, फिर से बोल रहा हूं कि प्राप्ति भुगतान खाता किसका सारांश होता है, तो ये कैश बुक यानी रोकड़ बही का सारांश होता है। दूसरी बात, इसे परिभाषा अगर बात किया जाए तो इसकी परिभाषा अगर कहें तो हमारे विलियम पिकिल्स के अनुसार ये बात कही गई है कि प्राप्ति भुगतान खाता एक अवधि के रोकड़ बही के मद का मात्र एक सार ही नहीं है ना। उनका कहना है कि ये एक निश्चित अवधि के रोकड़ बही का सिर्फ एक सार नहीं है, बल्कि
उसमें उपयुक्त शीर्षक में, उपयुक्त शीर्षक का मतलब जो हेड वाइज है, जो मद है, उसके अनुसार एक विश्लेषित वर्गीकृत प्रक्रिया है। हम लोग क्या करते हैं, जब रिसीट एंड पेमेंट अगर आप बनाए होंगे या जो नहीं बनाए हैं तो याद रखिए, रिसीट एंड पेमेंट में हम लोग एक शीर्षक के अंतर्गत एक नियमानुसार, एक साइंटिफिक रीजन को देखते हुए, एक नियम के अनुसार उसे रिसीट एंड पेमेंट को बनाते हैं। उसमें हम लोग कैपिटल रेवेन्यू और रिसिप्ट रेवेन्यू, मतलब जो हमारा पूंजीगत प्राप्ति है और जो हमारा आयगत प्राप्ति है, उसे हम उसमें दर्शाते हैं। तो याद रखिएगा, प्राप्ति भुगतान खाता में दो तरह के मदों को दिखाया जाता है, वो आयगत हो चाहे वो पूंजीगत प्राप्ति हो, मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट हो या कैपिटल रिसिप्ट हो, दोनों ही मदों को हम लोग प्राप्ति भुगतान खाते में लिखते हैं। आगे पढ़ते हैं। यह खाते का एक ऐसा प्रारूप है जिसका प्रयोग अधिकांश समितियां, समिति यानी सोसाइटी, क्लब, संघ इत्यादि के कोषाध्यक्ष द्वारा वर्ष के कार्य संचालन के परिणाम को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। कहता है कि ये जो रिसीट एंड पेमेंट है, इन रिसीट एंड पेमेंट को कौन कौन अधिकांशता बनाती है, तो अधिकांशता समितियां, मतलब सोसाइटी, क्लब या जितनी प्रकार की संस्थाएं हैं, ये सब के सब इसी प्राप्ति भुगतान खाता को बनाती हैं और इससे किसी भी संस्था का विश्लेषण और प्रस्तुतिकरण होता है। संस्था की पूरी प्राप्ति और पूरे भुगतान का ये एक सारांश होता है। संस्था ये जान सकती है इसी अंतिम खाते को, इसी फाइनल अकाउंट को देखकर कि पूरे साल भर उसे पैसे किस किस सोर्स से आए हैं और किस किस सोर्स से पैसे उनके खर्च हुए हैं। अब इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि प्राप्ति भुगतान खाता जो हमारा है उसका प्रारूप क्या है ना। उसके पहले एक नोट यहां पर लिखा हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा कि प्राप्ति भुगतान खाता एक संपत्ति खाता है। संपत्ति खाता यानी एसेट्स अकाउंट या वास्तविक खाता भी इसको हम लोग कहते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये भी एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपका है, एमसीक्यू प्रश्न है। क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि प्राप्ति भुगतान का खाता कैसा खाता है। तो याद रखिएगा, प्राप्ति भुगतान खाता एसेट्स अकाउंट है, यानी कि संपत्ति खाता है। इसका दूसरा नाम रियल अकाउंट भी है। तो एक सीधा सा प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि प्राप्ति भुगतान खाता कैसा खाता है, तो याद रखिएगा, प्राप्ति भुगतान खाता एक रियल अकाउंट है या एसेट्स अकाउंट भी इसे कहा जाता है। तो हम लोग अब इसका प्रारूप देखने वाले हैं कि प्राप्ति भुगतान खाता का प्रारूप क्या है, कि रिसीट एंड पेमेंट जो है उसका जो फॉर्मेट है उसको किस तरह बनाते हैं और उसमें कौन कौन से मदवार हमें आय और एक व्यय लिखे जाते हैं ना, उसमें कौन कौन से रिसीट यानी प्राप्तियां होती हैं और कौन कौन से उसके भुगतान होते हैं। तो आइए पीछे बोर्ड पे देखते हैं। तो देख रहे होंगे आप कि सबसे पहले एक तरफ डेबिट होता है और दूसरी तरफ होता है क्रेडिट। डेबिट जो हमारा होता है वो रिसीट के लिए होता है, यानी कि संस्था में जो जो पैसे आने के सोर्स हैं उसे हम डेबिट साइड मतलब प्राप्ति में लिखते हैं, और जो हमारे जाने के एक्सपेंसेस हैं, जो जाने के सोर्स हैं, उसे हम लोग भुगतान साइड यानी कि क्रेडिट साइड लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले क्या लिखा जाता है, तो बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी का मतलब होता है दोस्तों, बैलेंस बीडी का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस, है ना। पिछले साल संस्था के पास अगर कुछ नकद राशि या बैंक के खाते में कुछ शेष राशि अगर बची हुई है, यानी पिछले साल क्लोजिंग बैलेंस के रूप में या तो कोई नकद हो कैश के रूप में या बैंक खाते में कोई राशि अगर बची हुई है, तो वही क्लोजिंग बैलेंस हमारे नए साल के लिए ओपनिंग बन जाता है। ये आप सभी कॉमर्स के विद्यार्थियों को पहले से पता है। तो देखते हैं कि सबसे पहले हमारा ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, कैश इन हैंड के रूप में होगा, उसको हम लोग यहां लिख लेंगे, और कैश एट बैंक के भी रूप में हो सकता है। तो सबसे पहला हमें काम यही करना है कि ओपनिंग बैलेंस जो होगा उसे हम लोग को लिखना पड़ेगा। फिर आते हैं हमारा, जैसा कि मैंने बताया था कि हमारा जो रिसीट एंड पेमेंट है उसमें
दो हेड होते हैं, दो तरह के आय हमारे होते हैं, दो तरह की हमारी प्राप्तियां होती हैं। पहला होता है रेवेन्यू रिसीट और दूसरा होता है कैपिटल रिसीट। तो अभी आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे कि रेवेन्यू रिसीट के बारे में मैंने बताया है कि रेवेन्यू का मतलब होता है कि पूरे साल भर लगातार रूप से जो आय हमें मिलता रहता है, हर साल या एक साल में कई बार मिल जाए या साल में एक बार तो जरूर मिलता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, आयगत प्राप्ति कहते हैं। तो जरा देखते हैं कि संस्था का आयगत प्राप्ति कौन कौन सा है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन के बारे में पिछले क्लास में भी काफी लंबी बातें हो चुकी हैं। तो सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है चंदा, और चंदा क्या है, तो किसी भी संस्था के सदस्य के द्वारा जो राशि निश्चित रूप से हर साल या हर महीने आप कह सकते हैं या हर 3 महीने पे कह सकते हैं, लेकिन संस्था के सदस्य के द्वारा जो राशियां प्राप्त होती हैं उसे हम चंदा कहते हैं। तो ये संस्था के लिए रेवेन्यू रिसीव्ड है, मतलब हमेशा मिलने वाले आय है। जनरल डोनेशन कहता है किसी भी सदस्य के द्वारा, चाहे वो संस्था का हो चाहे संस्था का ना हो, या किसी भी व्यक्ति के द्वारा आप कह सकते हैं, जो अनिश्चित राशि, मतलब जो फिक्स नहीं होता, 2 रुपए से लेके 2 करोड़ रुपए तक वो राशि हो सकती है, जो अपनी स्वेच्छा से दिया जाता है उसे हम दान कहते हैं। और जो डोनेशन है वो जनरल डोनेशन हमें यहां मिलता है, क्योंकि आपको पता है कि डोनेशन 2 तरह का होता है, एक जनरल डोनेशन और एक स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन जो किसी निश्चित कार्य के लिए नहीं होता, जो किसी भी कार्य में खर्च किया जा सकता है या किसी भी कार्य के लिए प्राप्त होता है। लेकिन स्पेसिफिक डोनेशन जो किसी विशिष्ट कार्य के लिए होता है वो बैलेंस शीट में जाता है, आपको पता है। तो जनरल डोनेशन हमारा दूसरा रेवेन्यू रिसीट है। एंट्रेंस फी, नामांकन शुल्क, अगर कोई सदस्य बनना चाहता है तो उसके लिए ये फीस लगती है, या किसी स्कूल कॉलेज में भी एंट्रेंस फी यानी नामांकन शुल्क या एडमिशन फी भी इसको हम कह सकते हैं। न्यूज़पेपर एंड वेस्टेज पेपर कहता है कि संस्था को न्यूज़पेपर से, अगर न्यूज़पेपर पुरानी हो जाती है ना, अगर न्यूज़पेपर पुरानी हो जाती है, पूरे साल भर आप न्यूज़पेपर खरीदते हैं और न्यूज़पेपर पुरानी हो जाती है तो साल में उसे हम बेच देते हैं, तो उससे भी संस्था को प्राप्तियां हो सकती हैं। सेल्स ऑफ ओल्ड स्पोर्ट मटेरियल, अगर संस्था कोई क्लब है ना, कोई क्लब है मैच का या फुटबॉल का, तो उसके स्पोर्ट इक्विपमेंट खेलने से, यूज करने से पुराने हो जाते हैं तो उसे भी संस्था बेच देती है, तो उससे भी उसको प्राप्तियां होती हैं। रेंट ऑफ हॉल, संस्था अगर मान लेते हैं कि अगर अपने हॉल को रेंट पर अगर दे रखी है किसी दूसरे को, तो रेंट से भी उसको अगर पैसे आते हैं तो ये भी संस्था का रेवेन्यू रिसीट है, यानी कि लगातार मिलने वाला इनकम है। इंटरेस्ट ऑन एफडी, संस्था ने अगर अपने फंड का इस्तेमाल किसी बैंक में रख दिया है, किसी बैंक में अगर उसके पैसे रखे हुए हैं, अगर उसने लंबे समय के लिए एफडी कर दिया है कि 5-10 साल तक इस पैसे का कोई यूज नहीं है, इसलिए संस्था ने उस पैसे को बैंक में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट रखा है, तो बैंक उसे क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। तो संस्था के लिए ये पैसे, इंटरेस्ट की राशि भी संस्था के लिए रेगुलर इनकम है, इसलिए ये भी रेवेन्यू रिसीट होगा। इंटरेस्ट और डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब आप जानते हैं अंशों पर, यानी कि शेयर पर जो पैसे हमें लाभ के रूप में मिलते हैं उसे लाभांश कहा जाता है। तो संस्था ने अगर अंश खरीद रखा है और उससे जो उनसे लाभांश प्राप्त हुए हैं वो भी उसका रेगुलर इनकम है, इसलिए वो भी क्या होगा, रेवेन्यू रिसीट होगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब भी कि संस्था कहीं किसी इन्वेस्टमेंट कर रखी है किसी बैंक में, किसी फाइनेंशियल कंपनी में, किसी अदर कंपनी में, तो उससे भी इंटरेस्ट की राशि अगर मिलती है तो वो भी रेवेन्यू रिसीट होगी। लॉकर रेंट, लॉकर रेंट का मतलब होता है कि सर हर संस्था, क्लब या कोई भी संस्था चलाती है तो वहां के जो मेंबर होते हैं, वहां के जो खिलाड़ी होते हैं क्लब के, उनकी सुविधा के लिए उनके स्पोर्ट, उनके ड्रेसेस, उनके कपड़े या उनकी कोई चीजें सिक्योरिटी के रूप में उन सभी खिलाड़ियों को या सदस्य को दी जाती है, ताकि वो अपने सामान को लॉकर में रख सके और सिक्योर रह सके, है ना। तो जाहिर सी बात है, जब सदस्य को ये सुविधा दी जाती है तो सदस्य से कुछ राशियां भी किराए के तौर पर उस लॉकर के लिए मांगी जाती है, जिसे हम लोग लॉकर रेंट कहते हैं। ये भी संस्था के लिए रेगुलर इनकम है। सेल्स ऑफ स्क्रैप,
संस्था बहुत सारी ऐसी सामग्री हो जाती है साल के अंत में जो स्क्रैप के रूप में या कबाड़ के रूप में होती है, तो संस्था उसे साल के अंत में बेच देती है, तो उससे भी उसको इनकम हो सकते हैं, ये भी उसका रेवेन्यू रिसीट है। ग्रांट इन फ्रॉम गवर्नमेंट, बोलता है गवर्नमेंट के तरफ से अगर कोई राशि उसे ग्रांट हुई है तो जो हर साल प्राप्त होती है, गवर्नमेंट ग्रांट जिसको कहते हैं, तो निश्चित तौर पे उसे आएगी ही आएगी, तो उसे भी हम रेवेन्यू रिसीट कहते हैं। मिसलेनियस रिसीट का मतलब कहीं से भी पैसे आ सकते हैं जिसका कोई सोर्स फिक्स ना हो, जो कहीं से भी प्राप्त हो सकते हैं, उसे मिसलेनियस रिसीट कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आपका रेवेन्यू रिसीट। अब हम लोग आते हैं इसके क्रेडिट साइड में। अगर संस्था के ऊपर कोई लायबिलिटी है, ठीक है, जो पिछले साल की लायबिलिटी थी जिसको ओवरड्राफ्ट के रूप में कहते हैं, अगर है तो आप इधर लिख सकते हैं, यानी कि बैलेंस के रूप में कैश इन हैंड भी हो सकता है या बैंक में भी पैसे हो सकते हैं, तो कैश एट बैंक लिखेंगे। और अगर बैंक में उधार है, ओवर ड्राफ्ट के रूप में पैसा है, मतलब बैंक से आपने ज्यादा रकम निकाल लिया। ओवरड्राफ्ट आप समझते होंगे कि एक सुविधा होती है करंट अकाउंट में जो बिजनेसमैन को या किसी विशेष संस्था को दी जाती है। तो ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है नेगेटिव अमाउंट, जो अगर हम लोग है तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माने रेवेन्यू पेमेंट संस्था के लिए रेगुलर खर्च संस्था का कौन कौन सा है जो हमेशा होता है। तो संस्था में अगर कोई वर्कर है जिसको सैलरी दी जा सकती है या मजदूर है तो उन्हें वेजेस यानी कि उन्हें मजदूरी दी जाती है, ये रेगुलर एक्सपेंस है, इसलिए इसे रेवेन्यू पेमेंट कहते हैं। रेंट, रेट्स एंड टैक्स, संस्था का अगर अपना बिल्डिंग नहीं है तो संस्था का रेंट पर बिल्डिंग ले रखी है तो हर साल उसका रेंट जाएगा, उसके रेट्स जो होंगे, उसके टैक्सेस जो होंगे वो जाएंगे, वो भी इसका रेगुलर एक्सपेंस है, इसलिए रेवेन्यू पेमेंट उसे कहा जाता है। आपको पता है रेवेन्यू जो रेगुलर खर्च होता है। इंश्योरेंस, संस्था ने अगर इंश्योरेंस करा रखा है अपनी संस्था का या अपने यहाँ के एसेट्स या संपत्ति, जो भी उसकी संपत्तियां, अगर उसका उसने इंश्योरेंस कराया है तो उसका प्रीमियम के रूप में उसे पैसे देने होंगे, तो ये भी एक्सपेंस है। ऑडिट फी का मतलब होता है कि संस्था अगर अपने बुक ऑफ अकाउंट्स का अगर वो ऑडिट कराई है कि जो अकाउंटेंट के द्वारा सभी अभिलेख लिखे गए हैं तो उसकी सत्यता तो जानना होगा ना। संस्था क्या करती है, अपने अभिलेखों के, अपने बुक ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट कराने के लिए चार्टर अकाउंटेंट के पास अपने सभी बुक ऑफ अकाउंट्स को भेजती है, तो उसके लिए उसे कुछ फीस अपने चार्टर अकाउंटेंट को देने पड़ते हैं, जो हर साल दिया जाता है। हर साल बुक ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट होता है, तो ये भी आपके रेगुलर एक्सपेंसेस होंगे ही होंगे। प्रिंटिंग स्टेशनरी आप जानते हैं। होनोरेरियम पे आते हैं। होनोरेरियम का मतलब होता है अपने संस्था के जो सचिव हैं जिसको हर महीने या हर साल एक मानदेय राशि, जिसको हम वेतन के रूप में कह सकते हैं, दिया जाता है, ये भी संस्था के लिए एक्सपेंस होता है, तो इसको हम रेगुलर एक्सपेंस कहते हैं, यानी कि रेवेन्यू पेमेंट कहा जा सकता है। पोस्टेज एंड कुरियर जाते हैं कि डाक और टिकट का खर्चा, अगर कोई लेटर वेटर आप पोस्ट किए होंगे डाक के द्वारा, पोस्ट के द्वारा, तो उसके भी एक्सपेंसेस होते हैं। फिर आते हैं एडवर्टीजमेंट यानी विज्ञापन, संस्था अगर कोई ऐड कराती है तो वो भी उसके रेवेन्यू पेमेंट है। टेलीफोन का बिल, टेलीफोन एक्सपेंसेस के रूप में हो सकते हैं। रिपेयर रिन्यूअल, बिल्डिंग में कोई रिपेयर हो, रिन्यूअल हो, एसेट्स में कोई रिपेयरिंग का काम हुआ हो तो उसमें भी आपके एक्सपेंसेस हैं। इंटरटेनमेंट एक्सपेंस, संस्था में कुछ एंटरटेनमेंट के लिए कोई खर्च हुआ हो तो उसके लिए ये भी आपके एक्सपेंस रेगुलर है। गार्डनिंग का मतलब संस्था के बिल्डिंग के चारों गार्डन है, फूल पत्तियों का रख रखाव करने के लिए माली को अगर आपने रखा है, उसके साफ सफाई के लिए जो खर्च होते हैं उसे गार्डनिंग कहा जाता है। कन्वीयांस का मतलब होता है यात्रा व्यय, तो आने जाने के लिए यात्रा का, संस्था के काम के चक्कर में कोई इम्प्लॉई को बाहर भेजना है या संस्था की गाड़ी इम्प्लॉई को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाती और ले जाती है तो उसके पेट्रोल का खर्चा इत्यादि जो होते हैं वो कन्वीयांस में आते हैं। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी तो सिंपल सी बात है, हर जगह ये खर्च है। और न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल मतलब पेपर और मैगजीन का खर्च भी संस्था में होता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कैपिटल रेवेन्यू पे। आप देख रहे हैं कि कैपिटल रिसीप्ट क्या है और कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में आप लोग हम देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, कैपिटल रिसीट में
वैसी मदें आती हैं जो व्यापार में कैपिटल से रिलेटेड हो, मतलब एसेट से रिलेटेड हो। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कैपिटल का मतलब होता है जो बार बार न प्राप्त हो, कभी कभी प्राप्त हो। आपको पता है कि कैपिटल उसे कहते हैं जो बिजनेस शुरू करते समय जो पैसे लगाए जाते हैं या आवश्यकता पड़ने पर बीच में कभी भी पैसे इन्वेस्ट किए जा सकते हैं, यानी कैपिटल कभी कभी लगाने वाली पैसे को कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आने वाले कौन कौन से ऐसे पैसे हैं संस्था के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पहला, स्पेसिफिक या पर्पस डोनेशन, यानी किसी स्पेशल कार्य के लिए जो डोनेशन प्राप्त हो, जो पैसे प्राप्त होंगे उसे हम स्पेसिफिक डोनेशन कहते हैं। एग्जांपल में आप जान चुके हैं, वीडियो भी कई बार बन चुका है इस पे, जिसमें पहला है बिल्डिंग डोनेशन, है ना, बिल्डिंग के लिए डोनेशन प्राप्त हुआ है, लाइब्रेरी के बिल्डिंग बनाने के लिए हुआ है, फर्नीचर खरीदने के पर्पज से अगर डोनेशन मिले हैं तो उसी कार्य में वो पैसे का यूज होगा, उसे हम लोग स्पेशल डोनेशन कहते हैं। दूसरा है लेगेसी। लेगेसीज मतलब होता है वसीयतनामा। वसीयतनामा किसी व्यक्ति के द्वारा ये लिखित रूप में दिया जाता है कि मेरे मरने के बाद या मेरे जीवन में रहते समय ये संपत्ति मैं फलानी कंपनी को डोनेट कर रहा हूं या फलानी संस्था को दे रहा हूं, जिसका पूरा मालिकाना हक वो संस्था होगी और अपने अनुसार वो कोई काम में यूज कर सकती है। तो याद रखिएगा, किसी व्यक्ति के द्वारा लिखित रूप से वसीयत लिख देना, किसी संपत्ति को डोनेट कर देना, जो नकद के रूप में या किसी असंपत्ति के रूप में हो सकता है, उसे हम वसीयत या लेगेसीज कहते हैं। दूसरा है लाइफ मेंबर फी। वैसा मेंबर फी, वैसा फीस या वैसा मेंबर फी जो पूरे लाइफ में वन टाइम प्राप्त होता है। तो जब एक बार प्राप्त होता है तो जाहिर सी बात है इसको आप पूंजी ही कहेंगे, तो ये भी आपका कैपिटल रिसीट होगा। सेल्स ऑफ फिक्स एसेट, आप फिक्स एसेट को बेच रहे हैं, है ना, तो फिक्स एसेट्स को बेचने के लिए तो नहीं खरीदते, लेकिन हो सकता है ये फिक्स एसेट्स बेकार हो गया हो, स्क्रैप कर गया हो, यूजलेस हो, इसलिए इसे बेचा जा रहा है, तो ये भी पैसे कभी कभी प्राप्त होंगे, इसलिए इसे भी कैपिटल रिसीप्ट कहा जाएगा। सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर संस्था ने किसी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इन्वेस्टमेंट अगर उसने किसी संस्था को पैसे दे रखा है और वो इन्वेस्टमेंट का है और वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखा था, लेकिन संस्था को कभी आवश्यकता आ गई कि उस इन्वेस्टमेंट को बेचकर पैसे प्राप्त किया जाए, तो अपने इन्वेस्टमेंट को बेचना संस्था के लिए कैपिटल रिसीप्ट होगा। इंडोमेंट फंड, आप जानते हैं संस्था फंड के रूप में एक फंड बनाती है जिसको इंडोमेंट फंड, जो डोनेशन से या गवर्नमेंट ग्रांट से ये फंड बनाए जाते हैं, ये भी एक तरह का कैपिटल रिसीप्ट है। सेल ऑफ स्पोर्ट इक्विपमेंट, संस्था के पास अगर कोई स्पोर्ट इक्विपमेंट है और वो पुरानी हो चुकी है तो उसे भी बेचने पे जो पैसे प्राप्त होंगे वो क्या होंगे, उसके कैपिटल रिसीट होंगे। फिर यहां लिखता है रिसीट एंड अकाउंट ऑफ स्पेशल फंड, अगर किसी फंड से पैसे आए हैं तो उसे भी हम कैपिटल रिसीट कहेंगे। इंटरेस्ट ऑन स्पेशल फंड, अगर संस्था ने अपने स्पेशल फंड के पैसे को बैंक में रखा और बैंक में पैसे पूरे साल भर रह गए, तो आपको पता है एक साल पे बैंक अपने जमा पैसे पर अपने कस्टमर को इंटरेस्ट देती है, तो वो इंटरेस्ट भी संस्था के लिए कैपिटल रिसीट होगा, क्योंकि स्पेशल फंड पे हमें इंटरेस्ट मिला है, इसलिए जब स्पेशल फंड हमारा कैपिटल है तो उससे प्राप्त हुआ ब्याज भी हमारे लिए कैपिटल रिसीट होगा। बातें हम पेमेंट साइड, तो कैपिटल पेमेंट में क्या क्या है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है फिक्स एसेट बार बार या हर साल नहीं खरीदते, जब हर साल नहीं खरीदते तो ये भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपिटल पेमेंट है। दूसरा है परचेज ऑफ बुक, बुक भी हर साल नहीं खरीदते, किसी लाइब्रेरी की बात मैं कर रहा हूं, किसी स्टूडेंट की बात मैं नहीं कर रहा जो हर साल बुक लेता है ना, तो लाइब्रेरी यानी संस्था जो है अगर लाइब्रेरी की है तो उस लाइब्रेरी में हर साल बुक नहीं होते, जो बुक एक साल आ गए वो 2, 4, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल चलते हैं, सुरक्षित रूप से उसे रखा जाता है ना, तो वो बुक भी एसेट्स है संस्था के लिए, इसलिए उसे बार बार नहीं खरीदा जाता, लेकिन अगर कभी खरीदेंगे तो कैपिटल पेमेंट के रूप में होगा। तीसरा हमारा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है किसी से अगर पैसा इन्वेस्ट करना, वो आप जानते हैं।
फिक्स डिपॉजिट का मतलब भी आप जान रहे हैं, बैंक में या किसी संस्था में पैसे फिक्स के रूप में लंबे समय के लिए रख देना, ये भी एक तरह का पेमेंट है। प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, संस्था अगर किसी खेल को ऑर्गेनाइज करती है तो प्राइज भी उन्हें बांटती है, तो ये भी संस्था के लिए एक कैपिटल पेमेंट है। और अंतिम में हम लोग क्या करते हैं, सारे रिसीट को जोड़ लेंगे, जितना भी रिसीट होगा उसको जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद जो हमारा खर्च है क्रेडिट साइड में उसको 1 बाय 1 करके या एक बार जोड़कर इधर वाले अमाउंट से घटा देंगे। घटाने के बाद जो बचेगा दोस्तों उसको आप किस नाम से लिखेंगे, तो याद रखिएगा बैलेंस के नाम से लिखेंगे। ये बैलेंस दो रूप में हो सकता है, कैश बैलेंस के रूप में हो सकता है या बैंक बैलेंस के रूप में भी हो सकता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी का मतलब आपको पता है क्लोजिंग बैलेंस होते हैं, और क्लोजिंग बैलेंस में दो चीजें आ सकती हैं, या तो नकद रूप में पैसे बच सकते हैं या तो आपको बैंक खाते में भी पैसे हो सकते हैं। तो बैंक अगर कैश बचेगा तो कैश के अमाउंट को कैश इन हैंड के सामने लिखेंगे, और बैंक में अगर साल के अंत में कोई राशि बच गई है तो उसे बैंक अकाउंट में लिखेंगे, और दोनों साइड आपके इक्वल बराबर आ जाते हैं। तो ये था आपका पूरा कंप्लीट पूरा रिसीट एंड पेमेंट का फॉर्मेट। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। धन्यवाद।